classes. पिछले क्लास में बात कर रहे थे, ग्राम मोलर वॉल्यूम का बात किया था, और हमने बात किया था किसी भी गैस की यदि डेंसिटी पूछी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उस गैस के मोलर मास में मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। यदि डेंसिटी एनटीपी पर बात हो तो मोलर वॉल्यूम की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 22.4। यदि हम 22.4 लेंगे तो डेंसिटी ग्राम पर लीटर में आएगा, और 22,400 मिलीलीटर लेंगे तो एनटीपी पर डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर होगा। साथ ही हमने बता दिया था कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो किसी भी दो गैस के डेंसिटी का रेशियो उन्हीं दोनों गैस के मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के बराबर होता है। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी पर डिपेंडेंट है ये, देखिए वेपर डेंसिटी क्या है, ये वेपर डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बराबर क्वेश्चंस में यूज्ड होता है। इसे सिंपली हम ऐसे वीडी लिखते हैं, या हम इस वेपर डेंसिटी को ऐसे भी लिखते हैं वीडी, ये H इजकल टू 1। देखिए, यानी इसका मतलब हम किसी गैस के डेंसिटी का रेशियो निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसीलिए इसे हम एक रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम इस रिलेटिव डेंसिटी को किसी भी गैस की डेंसिटी में यदि हम हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड कर दें एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, हम इसी रेशियो को हम लोग कह बैठेंगे वेपर डेंसिटी, अर्थात डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो गैस के डेंसिटी का रेशियो उन्हीं दोनों गैस के मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के बराबर होता है, इसीलिए हम इसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना ले लेंगे, 2। तो इसलिए वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस का यदि वेपर डेंसिटी मुझे निकालना हो तो हम उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेपर डेंसिटी। इसी को मैंने कहा कि ऐसे भी कभी कभी आपको लिखा हुआ रहेगा वेपर डेंसिटी H इजकल टू 1 इजकल टू 2 इजकल टू 46, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी का रेशियो हो गया 46, इसीलिए हम इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन 2 इजकल टू 46। इसीलिए हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इजकल टू 46 इंटू 2। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि वेपर डेंसिटी CH4 इजकल टू 4 है मान लीजिए, और मुझे गैस का ये दे दिया गया है और मुझे गैस का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि किसी भी गैस की डेंसिटी में CH4 यहाँ पर थोड़ी सी ठीक कर लीजिए, CH4 इजकल टू 1 इजकल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गैस की डेंसिटी की बात करते हैं रिलेटिव टू मीथेन CH4, इसीलिए डेंसिटी ऑफ CH4 इजकल टू 4 बोलेंगे। और हम सब पढ़ चुके हैं कि दो गैस के डेंसिटी का रेशियो उन्हीं दोनों गैस के मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के बराबर होता है, इसलिए गैस का मॉलिक्यूलर वेट और CH4 का मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, 4। इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इजकल टू 16 इंटू 4, यानी हम क्या बोलेंगे, 64। समझ चुके हैं बात को। आइए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, हम इन्हीं चीजों पर एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। देखिए, जैसे आपसे यदि कोई पूछता है, क्वेश्चंस है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2, calculate the volume of gas, volume of 11.2 gram of gas at NTP।
कहता है एक गैस है जिसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 11.2, उसी गैस के 11.2 ग्राम का वॉल्यूम बताना है एनटीपी पर। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी गैस हो उसके लिए ये हेडिंग्स ग्राम, मोलर, वॉल्यूम। अब यदि किसी भी ग्राम, मोलर, वॉल्यूम, इसका मतलब क्या बताया था, ये किसी न किसी गैस के लिए यूज करते हैं, किसी भी गैस के लिए यूज करते हैं। यदि किसी गैस का मास दे दिया जाए और हमें उस गैस का वॉल्यूम पूछा जाए तो पहले हम उस मास को मोल में बदलेंगे, फिर उस मोल को वॉल्यूम में बदलेंगे। तो इसीलिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी मुझे निकालना है। मुझे दिया हुआ है मास ऑफ गैस। क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ, देखिए 11.2 ग्राम, 11.2 ग्राम। तो हम उस मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहां पर गैस का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन मुझे उस गैस का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मोलर मास। अर्थात हमें मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे और इसे ग्राम में, मास इन ये ग्राम लेंगे तो ये क्या निकल गया? नंबर ऑफ मोल्स। और फिर उस मोल को वॉल्यूम में बदलेंगे। यदि मुझे वॉल्यूम लीटर में निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे? 22.4 लीटर एट एनटीपी कहेंगे। एनटीपी पर ये देखिए कितना होगा? 22.4 लीटर। अब आप बता दीजिए कि मास दिया हुआ है 11.2 ग्राम और आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं मालूम, गैस का नाम ही नहीं मालूम है, लेकिन मुझे वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी को 11.2 ये वेपर डेंसिटी है और इसी वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू 22.4 कर देंगे। तो अब देखिए ये कैंसिल होगा और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 11.2 होगा। अर्थात जो गैस का वॉल्यूम होगा एनटीपी पर ये 11.2 लीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 लीटर। आइए एक और न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बात को। देखिए लेकिन इस न्यूमेरिकल को लिखने के साथ हम एक हेडिंग्स भी बना दे रहे हैं। इसको हम लोग इस न्यूमेरिकल से समझेंगे मोलर मास ऑफ एयर या गैस मिक्सर। मोलर मास ऑफ एयर या किसकी बात करेंगे हम? गैस मिक्सर की। हम ये चीज सब, किसी भी गैस मिक्सर का यदि मुझे मोलर मास पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? अर्थात यदि हम मोलर मास निकाल लेते हैं तो हम क्या करेंगे? उसे 2 से यदि डिवाइड कर देंगे तो वेपर डेंसिटी भी पता चल सकता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ एयर या किसी गैस मिक्सर का वेपर डेंसिटी बताइए। तो बोलिए हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे इसे सीखिए आप। हम इसे एक न्यूमेरिकल के रूप में लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एज्यूम एयर की जगह पर गैस मिक्सर भी बोल सकते हैं। एयर इज अ गैस मिक्सर ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन एंड कह दीजिए 0.1% CO2 गैस बाय वॉल्यूम। CO2 गैस बाय वॉल्यूम कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। देखिए क्वेश्चन को गौर करिए। कह रहा है कि एज्यूम, मान लीजिए कि एयर एक गैस मिक्सर है हैवी, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन 0.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.1% है। ये एज्यूम किया गया है कि इसलिए हम यहाँ पर 0.1% लिख रहे हैं और कह रहा है कि ये बाय वॉल्यूम है, यानी इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर के एयर में नाइट्रोजन 78 मिलीलीटर है, ऑक्सीजन 21 मिलीलीटर है, आर्गन 0.9 मिलीलीटर है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.1 मिलीलीटर है। तो मुझे एयर का मोलर मास और वेपर डेंसिटी हमसे देखिए पूछा जा रहा है। तो यदि मोलर मास हम निकाल लेंगे तो मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। जैसे अब आइए समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये एयर है और ये एयर 100 मिलीलीटर का एयर है। इस एयर में
कई गैसेस हैं, ये आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है सवाल में। नाइट्रोजन भी है, इस एयर में ऑक्सीजन भी है, इस एयर में आर्गन है, इसी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ये बाय वॉल्यूम है। इसलिए मैंने लिखा कि 100 मिलीलीटर के एयर में ये 78% है, अर्थात ये 78 मिलीलीटर। ये 21% है, अर्थात 21 मिलीलीटर है। ये 0.9% है, अर्थात 0.9 मिलीलीटर है। ये 0.1% है, अर्थात 0.1 मिलीलीटर है। ये आप देख रहे हैं। अब मुझे ये बताना है कि इस एयर का मोलर मास कितना है। पहले आइए हम वो निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, एयर में यदि यही सभी गैसेस हैं तो इन सभी गैस के मास को यदि हम सम कर दें तो ऑब्वियसली वो एयर के मास के बराबर का होगा। तो इसीलिए यदि हम मास ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर की बात करें तो ऑब्वियसली वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस वेट ऑफ आर्गन प्लस वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब है कि मास में बदलेंगे कैसे, तो मुझे तो यहां तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम, नहीं? और ग्राम मोलर वॉल्यूम में यदि किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए तो हम उसको पहला काम क्या कर लेंगे, बोलिए, कि हम उसे पहले मोल में बदल देंगे, फिर उस मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके किस में बदल देंगे, मास में। तो जैसे मुझे एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर यदि है तो हम यहां पर 22,400 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बता दीजिए, मोल्स। और मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे एयर का मोलर मास नहीं मालूम है, तो एयर के मोलर मास को हम m एयर लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है 78 मिलीलीटर है, इसे यदि 22,400 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, और नाइट्रोजन का मोलर मास 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, मास। फिर आइए, ऑक्सीजन का 21 है, इसे 22,400 से डिवाइड कर देंगे, क्या निकलेगा, मोल्स, और इसे मोलर मास 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकलेगा, मास। आर्गन का 0.9 है, इसे यदि 22,400 से डिवाइड कर देंगे, क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। इसे आर्गन का मोलर मास, आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 40, तो इसलिए हम यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0.1 22,400 से डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, क्या निकल जाएगा, मास। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिए, इस सवाल में हमने एनटीपी का जिक्र नहीं किया है। यदि एनटीपी का जिक्र नहीं किए हैं तो मुझे नियमतः सही तरीके से ये 22,400 यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है क्या, मोलर वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर हम जब लगे कि एनटीपी नहीं है, मुझे मोलर वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है, तो हम उसकी जगह पर केवल एक सिंबल यूज करेंगे, वीएम। वीएम का मतलब मोलर वॉल्यूम, और यहां पर भी क्या लिख देंगे, वीएम। 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 हालांकि देखिए ये वीएम कैंसिल ही हो जाएगा। वीएम यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये वीएम फिर यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यदि आप 22,400 भी लिखते हैं तो वो भी कैंसिल ही हो जाना था। लेकिन लिखना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं लिखना चाहिए कि यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर का जिक्र नहीं किया है, इसलिए आप 22,400 या 22.4 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब एक बात बताइए, एक और चीज समझिए, ये वॉल्यूम परसेंट मुझे दिया हुआ था, लेकिन अब जरा सोचिए यदि मेरे सवाल में मोल परसेंट दिया होता तो क्या फर्क पड़ता। तो मोल परसेंट दिया होता तो ये 100 मिलीलीटर ना होकर के यहां पर क्या होता, 100 मोल होता। यदि ये 100 मोल में 78 मोल परसेंट है तो हम 78 मोल बोलते हैं, 21 मोल परसेंट है तो हम 21 मोल बोलते हैं, 0.9 मोल परसेंट है तो 0.9 मोल बोलते हैं, 0.1 मोल परसेंट है तो 0.1 मोल बोलते हैं। जब मोल होता तो मोल को, लेकिन कंसेप्ट वही है, सबके मास का सम एयर के मास के बराबर का होगा, तो मोल को मास में बदलने के लिए डायरेक्टली हम मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यदि वॉल्यूम परसेंट होता है तो ये वीएम कैंसिल ही हो जाता है, और यदि मोल परसेंट होता है तो वीएम का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए मुझे एक बात याद भी रखना चाहिए कि मोल परसेंट ऑफ गैस इन मिक्सर में जो गैस का मोल परसेंट है ये उसी गैस के वॉल्यूम परसेंट ऑफ गैस के बराबर होगा। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सेम गैस के बराबर होगा।
तो इसलिए किसी गैस का मोल परसेंट और उस गैस का वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, सेम होता है। यदि ये बात हम पहले से समझ रहे होते हैं, सवाल बनाना होता है, तो भले ही सवाल में वॉल्यूम परसेंट दिया गया हो, हम उन सब को क्या यूज करेंगे, मोल परसेंट। फिर यहाँ पर वीएम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आप वॉल्यूम परसेंट के टर्म में यूज करते हैं, वीएम लिखेंगे भी तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर की यदि हम बात करते हैं तो क्या लिखाएगा बोलिए, तो 78 इंटू 28 प्लस 21 इंटू 32 प्लस 0.9 इंटू 40 प्लस 0.1 इंटू 44 यूज करेंगे। अपॉन क्या हो जाए जरा देखिए, तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यही चीज यदि आप सॉल्व करिएगा तो ये आपको 28.8 के बराबर आएगा। और आपको इस तरह से किसी भी गैस मिक्सर का निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद भी रखना है, आगे से किसी सवाल को बनाने में आपको जरूरत पड़ सकता है कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट का, और भले ही सवाल में नहीं दिया हुआ हो तो आप अपनी मर्जी से एयर के मॉलिक्यूलर वेट को कितना इस्तेमाल कर लेंगे बोलिए, 28.8, या जरूरत पड़ने पर इसे अप्रॉक्सीमेटली 29 भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब आप बताइए, तब तो यदि वेपर डेंसिटी कह सकते हैं कि इसलिए वेपर डेंसिटी ऑफ एयर यदि आपसे पूछा जाए तो हम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी 28.8 को यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो यू गॉट द 14.4। इसलिए आज के बाद से आपको याद रखना है कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 29, और वेपर डेंसिटी की बात उठेगी तो हम क्या यूज करेंगे, 14.4। इस तरह से किसी भी गैस मिक्सर का मॉलिक्यूलर वेट या उस गैस मिक्सर का यदि आपसे वेपर डेंसिटी पूछा जाएगा तो बोलिए हम बता दे सकते हैं, ध्यान में रख लेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं हम, और मिटा दें हम इन चीजों को। यानी आप सीख चुके हैं किसी भी गैस मिक्सर का मॉलिक्यूलर वेट या वेपर डेंसिटी कैसे निकाले जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का। वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस रिलेटिव टू एयर इज, पहला ऑप्शन है 1.44, दूसरा ऑप्शन है 2.44, तीसरा ऑप्शन है 4.14, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन है नन। अब आप बता दें, देखिए वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस, तो वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस, सॉरी यहां पर ठीक करिएगा इसे, डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस रिलेटिव टू एयर। देखिए अब यहां पर एयर का मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ है, सॉरी यहां पर क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ क्लोरीन, क्वेश्चन में ठीक करेक्शन करेंगे, डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस रिलेटिव टू एयर इज हमसे पूछा जा रहा है। तो यानी हम डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस यानी Cl2 और रिलेटिव टू एयर, देखिए अब इस सवाल में एयर का मॉलिक्यूलर वेट मुझे नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे इसे 71 क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट, चूंकि दो गैस के डेंसिटी का रेशियो उसके मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के बराबर होता है, और एयर का मॉलिक्यूलर वेट 28.8 या 29 यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए यह वैल्यू 2 से बड़ा होगा परंतु ये 3 से छोटा होगा, इसलिए हमारा आंसर 2.44 यूज करेंगे, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 2.44। समझ चुके हैं बात को। जैसे फिर देखिए एक सवाल और लिख रहे हैं, गौर करिएगा। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम डू अ mercury vapor molecule is consisting of if density of mercury vapor relative to एयर इज 6.92। देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी एटम डू अ मरकरी वेपर मॉलिक्यूल इज कंसिस्टिंग ऑफ इफ डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर रिलेटिव टू एयर इज 6.92। यानी देखिए मुझे दिया हुआ है, गिवन क्या है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर
रिलेटिव टू एयर, यही है, इक्वल टू 6.92। लेकिन मुझे पूछा गया है कि हाउ मेनी एटम डू अ मरकरी वेपर मॉलिक्यूल इज कंसिस्टिंग ऑफ। जैसे आप याद करें, यदि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के 2 एटम से बना हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2। हम बोलते हैं ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम से बना हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा, O3। हम बोलते हैं फास्फोरस वेपर फास्फोरस के 4 एटम से बना हुआ है, फॉर्मूला क्या होगा, P4। हम बोलते हैं सल्फर वेपर सल्फर के 8 एटम से बना हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा, S8। तो उसी तरह से यदि हम कहते हैं कि मरकरी वेपर मरकरी के X एटम से, पूछ रहा है हाउ मेनी एटम, तो हमने मान लिया X एटम से बना हुआ है, तो फॉर्मूला ऑफ मरकरी वेपर फॉर्मूला ऑफ मरकरी वेपर क्या हो जाएगा, जरा बता दीजिए, Hgx बोलेंगे। यदि हम कहते हैं कि मरकरी वेपर मरकरी के कितने एटम से बना हुआ है, तो मैंने मान लिया मरकरी एटम मरकरी के X एटम से बना हुआ है, तो बता दीजिए तो मरकरी वेपर का फॉर्मूला क्या हो गया, Hgx। तो मुझे निकालना है कि X इक्वल टू व्हाट, यही X का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए मुझे दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर रिलेटिव टू एयर इज 6.92, और हम पढ़ चुके हैं 2 गैस के डेंसिटी का रेशियो उन्हीं दोनों गैस के मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के बराबर होता है। इसलिए डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर अब Hgx लिख दिया, और डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल टू 6.92 है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर, तो मरकरी का एटॉमिक वेट 200 होता है, और संख्या कितना है, X, 200x मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और एयर का मॉलिक्यूलर वेट देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं 29 इक्वल टू 6.92 होगा। अब आप बता दीजिए, यहां से x निकालेंगे तो 6.92 इंटू 29 अपॉन क्या कर देंगे, 200। अब इन्हीं चीजों को यदि सॉल्व कर लें तो 1.003 होगा। लेकिन कभी भी कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एटम से नहीं बन सकता, तो इसलिए हमारा ये आंसर सही नहीं होगा, बल्कि हम करेक्ट आंसर हम क्या बोलेंगे, 1। दिस वुड बी द करेक्ट, यानी मरकरी वेपर के 1 मॉलिक्यूल मरकरी के कितने एटम से बने हुए हैं, तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा, 1 एटम से बने हुए हैं। समझ रहे हैं इन चीजों को, मिटा दें। आइए आपके सामने एक छोटी सी चीज और रख रहे हैं, आप उसे समझने की कोशिश करिए। ये टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ये पूरी केमिस्ट्री में, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैं अपनी बात बता दूं, हम इसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बदले में सिंबल क्या यूज करते हैं, अल्फा। और ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिसोसिएशन। इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिसोसिएशन। फ्रैक्शनल डिसोसिएशन का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट्स पर मोल ऑफ रिएक्टेंट के 1 मोल में रिएक्टेंट के जितने मोल का डिसोसिएशन होता है, हम उसी को कह बैठते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए ये एक रिएक्शन है 2A, देखिए ये डिसोसिएट करता है 3B प्लस C में, ये रिएक्शन है। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास T इक्वल टू 0 पर इसका नंबर ऑफ मोल्स हमने लिया था N मोल, ये अभी नहीं है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन के बाद ये N मोल में से X मोल डिसोसिएट कर गया, तो ऑब्वियसली ये बनेगा 3x/2, ये बनेगा x/2। यानी आप देख सकते हैं स्टिचियोमेट्री है, 2 मोल A के रिएक्शन से B बनेगा 3 मोल और C बनेगा 1 मोल। यदि रिएक्शन 2 से 3 बनता है तो 1 से कितना बनेगा, 3/2, इसलिए x से 3x/2। 2 से 1 बनता है तो 1 से कितना बनेगा, 1/2, और x से कितना बनेगा, x/2। अब आप देखिए मैंने लिया था N मोल,
लेकिन उसमें से डिसोसिएशन कितने मोल्स का हुआ, x मोल का। इसीलिए अल्फा जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो वैल्यू होगा, n मोल में से x मोल डिसोसिएट करता है तो 1 मोल में से कितना मोल डिसोसिएशन करेगा, x/n। तो इसी x/n को हम लोग क्या बैठेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसीलिए यदि कभी x की जगह पर वैल्यू रखना हो तो हम x को हम लोग क्या लिख देंगे, n अल्फा, x इक्वल टू n अल्फा। लेकिन यदि कभी मुझे परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा जाए, मुझे क्या पूछा जाए, परसेंटेज डिसोसिएशन, या मुझे दिया हुआ हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए n मोल मैंने लिया था और n मोल में से माइनस, देखिए माइनस x है, तो इसका मतलब n मोल में से डिसोसिएशन कितने मोल का हुआ है, x मोल का। तो 1 मोल में से कितने मोल का डिसोसिएशन होगा, x/n का। इसलिए 100% पूछ रहे हैं, इसलिए 100 मोल में कितने मोल का डिसोसिएशन होगा, x/n इंटू 100 करेंगे, अर्थात x/n को हम बोलते हैं अल्फा। इसीलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर याद रखिए, इसीलिए परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू 100। समझ रहे बात को, ये ध्यान में रह जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और परसेंटेज डिसोसिएशन। अब रह गया बात, हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, इन चीजों को यहां पर ध्यान दीजिए। फिर से हम यही रिएक्शन लिख रहे हैं, गौर करिएगा। ये 2a से ये 3b प्लस ये c है। मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर, यानी शुरुआत में मैंने n मोल लिया था, n मोल क्या लिया था, a। अभी b और c नहीं है, अर्थात a का मास कितना है, यदि मास देखा जाए शुरू में, तो हम मोल्स को यदि मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे क्या मिलता है, मास। तो हम इसे ma का बैठेंगे, a का मोलर मास हो गया, ये इतना ग्राम। अब देखिए, आफ्टर रिएक्शन, देखिए मुझे मालूम है 1 मोल में से जितने मोल का डिसोसिएशन होता है वो है अल्फा। तो मान लीजिए 1 मोल में से a का अल्फा मोल डिसोसिएट कर गया, गौर करिए, 1 मोल में से कितना मोल डिसोसिएट कर गया, अल्फा। बच कितना मोल गया, 1 माइनस अल्फा। तो 1 मोल में 1 माइनस अल्फा मोल बच गया, तो n मोल में n इंटू 1 माइनस अल्फा। और अब बताइए, यहां पर यूज करेंगे कि ये 3b है, तो आप बता दीजिए x की जगह पर, ये 3x है, तो x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, n अल्फा। तो हम लिखेंगे b के लिए 3n अल्फा अपॉन 2, और c के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए, n अल्फा अपॉन 2। देखिए x/2 है, तो x की जगह पर क्या रख देंगे, n अल्फा, तो n अल्फा/2। देखिए ये एक तरीका है जो मैंने, देखिए, काफी सोच करके आपके सामने लिखा है। कैसे लिखा है, ये सोच करके। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इतना स्ट्रेस लेकर के, इतना सोच करके नहीं लिखते। तो तरीका क्या है लिखने का, देखिए यही चीज फिर आएगा, गौर करिएगा। तरीका क्या है, हम हमेशा 1 माइनस अल्फा, जब भी डिसोसिएशन पार्शियली हो तो हम 1 माइनस अल्फा लिखेंगे। देखिए यहां पर कितना है, 3, तो 3 अल्फा लिख देंगे। यहां पर कुछ नहीं, यानी 1 है, तो इसलिए अल्फा लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट की स्टिचियोमेट्री कितनी है, 2। बस प्रोडक्ट में केवल रिएक्टेंट की स्टिचियोमेट्री से इसे डिवाइड कर देंगे, और फिर देखेंगे इनिशियल मोल कितना दिया हुआ है, n, तो सबको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से। देखिए वही चीज आ गया। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे। अब लेकिन जरा गौर करिएगा, इसे मिटा रहे हैं यहां पर। मुझे अब देखिए रिएक्शन के पश्चात जो ये बना, पहले केवल A था, अब मेरे पास A, B और C तीनों ही है, और हम इसे कहते हैं, इसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का बैठेंगे इसे। अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर के टोटल मोल्स की यदि हम बात करें, NT, ये कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का टोटल मोल्स है, जरा इसे सम करिए। n इंटू 1 माइनस अल्फा है, तो इसे लिख सकते हैं n माइनस n अल्फा। ये देखिए 3n अल्फा/2 है, और ये n अल्फा/2 है, c। अब सबको यदि ऐड कर दें तो ये वैल्यू n प्लस, देखिए ये सम करेंगे, ये दोनों को यदि सम कर देंगे तो 4n अल्फा/2 होगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 2n अल्फा होगा। एक n अल्फा सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो n प्लस n अल्फा होगा, अर्थात हम इसे n को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा होगा। देखिए, तो अब आप बता दीजिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर का टोटल मोल्स n इंटू 1 प्लस अल्फा मोल्स के बराबर हो गया। जबकि शुरुआत में मेरे पास कितना क्या है, ये मास इतना है। जरा सोचिए, मेरे पास ये चौक, मान लीजिए ये चौक 5 ग्राम का है, कितने चौक है, 1,
यदि इस चौक को हम 2 टुकड़े में तोड़ दें तो चौक के नंबर क्या हो जाएंगे 2, लेकिन क्या इससे इसका मास बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो जो इसका पहले नंबर बदल गया, लेकिन इससे मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए इतने मोल का मास जो होगा वो इतने ग्राम के बराबर होगा। इसीलिए यदि मास ऑफ 1 मोल मिक्सर की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बता दीजिए। तो इतने मोल का मास है इतना ग्राम, N इंटू MA। इसीलिए 1 मोल का मास क्या हो जाएगा? तो N इंटू 1 प्लस अल्फा। देखिए ये N कैंसिल हो जाएगा, यानी ये MA अपॉन 1 प्लस अल्फा इतना ग्राम के बराबर का बोलेंगे। देखिए ये क्या कहलाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सर। अब आप जरा गौर करिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। 1 मोल के मास को हम कहते हैं मोलर मास, ये M मिक्स कहेंगे। और ये क्या हो गया? देखिए रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये कहलाएगा। इसी मिक्सर के इस मोलर मास को हम कई नाम से जानते हैं। इसे हम लोग अपरेंट मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। इसे हम लोग इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। इसी को हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। और इसे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी हमें वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर पूछा जाएगा, तो मिक्सर के वेपर डेंसिटी के लिए कि वेपर डेंसिटी ऑफ A इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बोलेंगे। इसलिए वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सर है, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ A इंटू 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा। और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसलिए वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। बोलिए, समझ रहे हैं इन चीजों को? अब इससे क्या होगा कि यदि मिक्सर का मुझे वेपर डेंसिटी दे दिया जाए और A का वेपर डेंसिटी पूछा जाए तो बता सकते हैं। मिक्सर का वेपर डेंसिटी दे दिया जाए, A का वेपर डेंसिटी दे दिया जाए और मुझे अल्फा के बारे में पूछा जाए तो हम उसे बता दे सकते हैं। ध्यान में रख लेंगे बात को। जैसे देखिए हमें एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर लिख रहे हैं, आप बताइएगा। यहां पर एक न्यूमेरिकल लिख दे रहे हैं, आप सोचिएगा। N2O4 partially dissociates into NO2 if vapor density of mixer is 38.3. then calculate the percentage dissociation of N2O4। ये मैंने लिखा है, आप सोच करके रखिएगा कॉपी में। हम इसका सॉल्यूशन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप इसे अपने से बनाने की कोशिश करिएगा। यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अपने से सोच करके दिमाग में रखिएगा। कल के क्लास में हम इस पर बनाएंगे, एक और न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्टिचियोमेट्री की मुख्य रूप से। ठीक है, हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टिचियोमेट्री को। ठीक है, आज के लिए इतना।